वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा वॉइस एंड द वीडियो। आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट द सेशन। प्लीज कंफर्म अबाउट द वॉइस एंड द वीडियो। ऑल क्लियर? चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। गिव मी just give me 1 minute. Just give me 1 minute, students. चलिए जी, वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट विद एन अनाउंसमेंट। अभिनव सर अभी ठीक नहीं हुए हैं जी, तो एवरीवन प्लीज प्रे फॉर हिम। आई एम ऑल्सो प्रेइंग फॉर हिम। ठीक है, तो अभी जो स्टेटस है वो यही है कि अभिनव सर इज नॉट फाइन। तो हो सकता है उनको 2 से 3 दिन और लग जाएं अभी रिकवर करने में। ठीक है, तो सो आई एम कंटिन्यूइंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी, सो दैट वाज द अपडेट ऑन हेल्थ ऑफ अभिनव सर। ठीक है, चलिए जी, आज की क्लास में क्या क्या चीजों को कवर अप करने वाले हैं। लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। बहुत बढ़िया, ये भी हैंग हो गया है। हो गया, हो गया, हो गया। So, first of all, I welcome each one of you to my class on the Constitution of India. ठीक है जी, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारे पार्ट 2 से, जो कि है सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप का इंट्रोडक्शन हमने कल ही कवर अप कर लिया था, कुछ और फैक्ट्स के साथ पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन पर ही। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ही मुझे कुछ और फैक्ट्स हैं जो आपको बताने हैं सिटीजनशिप के बारे में। उसके बाद इसके 1 बाय 1 सारे के सारे आर्टिकल्स कवर अप करेंगे फ्रॉम द बेयर एक्ट इटसेल्फ, जो कि आपके स्टार्ट हो जाते हैं फ्रॉम आर्टिकल 5 टिल आर्टिकल नंबर 11 तक, सॉरी। उसके बाद हम बात करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पर भी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जैसे अब सिटीजनशिप एक्ट जो आया था वो आया था आपका 1955 में, लेकिन हम बात करेंगे अमेंडमेंट की। 2019 में जो अमेंडमेंट आई वो बहुत ज्यादा न्यूज में रही। वो अमेंडमेंट क्या थी, वो न्यूज में क्यों रही, उसके पॉजिटिव्स क्या है, उसके नेगेटिव्स क्या है, मतलब इन शॉर्ट उसके फेवर में क्या कहा जाता है, उसके अगेंस्ट में क्या कहा जाता है, उन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। और आई थिंक अभी जो आपका इंफॉर्मेशन दे दूं, इसको इंक्लूड करने का पर्पस क्या है, क्योंकि अभी आपका जो डीजेस भी हुआ है उसके भी मेंस एग्जामिनेशन में सीएए के बारे में आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली न्यूज में बहुत ज्यादा ये जो है वो रहता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे और फिर लास्ट में कंक्लूड करेंगे इस चैप्टर को। और अगर टाइम बचता है तो मैं आज ही आपके फंडामेंटल राइट्स का इंट्रोडक्शन भी आपको
स्टार्ट करा दूंगा। अब ये डिपेंड करता है कि हमें इसमें कितना टाइम कवर करने में लगता है। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आज की क्लास में क्या क्या चीजें कवर अप करेंगे। ठीक है, ओके कुछ स्टूडेंट्स ने शायद अभी अभी ज्वाइन किया है तो वो अनाउंसमेंट नहीं सुन पाए क्योंकि आपके क्वेश्चंस दोबारा से सर के आ रहे हैं। तो मैं एक बार दोबारा से बता दूं, जिन स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया है, अभिनव सर की हेल्थ जो है अभी भी ठीक नहीं है, तो दैट इज व्हाई आई एम कंटिन्यूइंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो होपफुली अभी होप ये है कि 2 से 3 दिन में शायद वो ठीक हो जाएंगे। तो आई होप कि आप सब भी मैच्योर इनफ हैं टू अंडरस्टैंड कि अगर तबीयत खराब है तो वो अब होने को ऐसा भी हो सकता है कि कल ही अभिनव सर कहें कि आई एम फाइन नाउ, मैं क्लास ले सकता हूं, तो वो कल से ही क्लास ले लेंगे। और अगर 2 से 3 दिन लग जाते हैं तो फिर मैं कंटिन्यू कर ही रहा हूं। वॉइस ग्लिच कर रही है, एक बार स्टूडेंट्स वॉइस चेक बताइएगा, वॉइस में इशू आ रहा है। वॉइस चेक 1 2 3, वॉइस चेक 1 2 3, एक बार कंफर्म कर दीजिए वॉइस क्लियर है। ऑल नो, कुछ स्टूडेंट्स नो लिख रहे हैं, कुछ क्लियर बोल रहे हैं। देखिए अगर हमारे एंड से कोई ग्लिच होगा ना तो वो सभी को जाएगा। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स यहां पे लिख रहे हैं क्लियर है, आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए या फिर एक बार लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन कर लीजिए, हो सकता है इंटरनेट का इशू हो। ये टेक टीम ने हमें इन्फॉर्म किया हुआ है, तो अगर मेरे स्टूडियो से एंड कोई प्रॉब्लम होगी ना किसी भी तरीके की ऑडियो वीडियो, तो वो सभी को प्रॉब्लम जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कुछ स्टूडेंट्स को ठीक जाए कुछ को खराब जाए। ठीक है, और अगर आपके इंटरनेट का इशू भी होगा तो भी वॉइस का इशू आएगा। ठीक है, चलिए जी, चलिए लोकेश, आई थिंक लोकेश फिर आपका इंटरनेट काफी अच्छा है इसीलिए कभी इशू नहीं हुआ। चलिए जी, आई थिंक अब स्टार्ट कर लें। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं सिटीजनशिप से ही। इंट्रोडक्शन में मैंने कुछ बातें आपको कल ही बता दी थी, उसके बाद से आगे से स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ही। कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि अब इनको आप क्वेश्चंस में भी कर सकते हो, आप इनको वन लाइनर्स में भी कर सकते हो। सबसे पहला, सिटीजनशिप आपका कब इनेक्ट हुआ था? एनीवन हु कैन रिकॉल? जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो हमारे पास 2 डेट्स आती हैं, याद आया? जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो 2 डेट्स आती हैं, एक आती है 26 नवंबर, एक आती है 26 जनवरी। तो जब हम सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं तो इसका एनफोर्समेंट कब हुआ था? तो इसका एनफोर्समेंट आपका 26 नवंबर 1949 में ही हो गया था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आपको इसके साथ साथ पता होना चाहिए कि इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 भी इसके साथ रीड विद होता है। आपको ये एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब हम यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो यूपीएससी के स्टूडेंट्स को इस एक्ट से भी सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जुडिशरी में मैंने अभी तक, अगर आपने देखा हो तो प्लीज इन्फॉर्म मी एज वेल ताकि हम भी इसको अपडेट करें, बट मैंने अभी तक इस एक्ट के अंदर से सवाल नहीं देखे हैं। हाँ, इस एक्ट पे सवाल जरूर जुडिशरी में बनते हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको ये एक्ट पढ़ना है, लेकिन इस एक्ट से हमें एक स्टेटमेंट मिलती है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि क्या जो सिटीजनशिप्स के रिलेटेड जो लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, क्या वो कॉम्प्रिहेंसिव है, क्या वो कंप्लीट है, क्या वो एग्जॉस्टिव है? तो आंसर आता है नो। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से आप कह सकते हो इंट्रोडक्टरी लॉ हमारे पास है, जो कि आर्टिकल 5 से स्टार्ट होता है और 11 पे खत्म होता है। ये आपको याद होना चाहिए कि 5 to 11 आपके पार्ट 2 में फॉल करते हैं। तो इसके साथ आप रीड करते हो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। जब आप इस एक्ट को रीड करते हो तब आपके पास और भी ज्यादा डिटेल्ड में लॉ आ जाता है, क्योंकि ये तो फिर एक तरीके से आपका स्पेशल लॉ हो गया ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। नेक्स्ट सुनिएगा, जब हम सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं तो पावर किसके पास है? ठीक है, अगर मैं आज बात करूं सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट एक्ट की, तो क्या स्टेट्स के पास पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है, या पार्लियामेंट के पास पावर है, या दोनों के पास पावर है? तो आंसर आता है कि व्हेन इट कम्स टू पावर इन रिलेशन टू द लॉज विद सिटीजनशिप, तो वो पावर है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास। ठीक है जी, तो इन शॉर्ट स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द पर्पस
मैंने आपको ये पर्पस वाला जो पॉइंट है ये लास्ट पार्ट में भी करवाया था जब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी हमने पढ़ा था। तो ये सिटीजनशिप का पार्ट इंक्लूड करने का पर्पस क्या था, क्यों, ऑब्जेक्टिव क्या था, तो लिखिएगा इसको। टू प्रोवाइड फॉर एक्विजिशन and determination of Indian citizenship। मतलब एक्विजिशन का मतलब होता है एक्वायर करना, कि कोई और इंडियन सिटीजनशिप ले रहा है। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है पता लगाना कि क्या ये इंडियन सिटीजन है या इंडियन सिटीजन नहीं है। सो दिस इज द पर्पस ऑफ योर पार्ट 2 विच सेज सिटीजनशिप। ठीक है जी, डन। और यहां पर आपका इंट्रोडक्शन जो है ओवर हो जाता है। नाउ वी कैन मूव टूवर्ड्स हमारे आर्टिकल्स। सबसे पहला आर्टिकल पिकअप करते हैं, आर्टिकल 5। आपके पास बेयर एक्ट हो तो वो भी आप साथ में रेफर कर सकते हैं, वरना मैंने बेयर एक्ट जो है इंक्लूड कर लिया है, तो आप स्क्रीन पर भी अगर ध्यान रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। सो बेयर एक्ट की वी डू हैव द पीडीएफ, जस्ट गिव मी अ मिनट एंड हियर इट इज। इसमें आपको याद कैसे करना है मैं साथ साथ में बताता हुआ चलूंगा। कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो भी साथ में करते हुए चलेंगे, चाहे वो पीटी के क्वेश्चंस हो, मेंस के हो या इंटरव्यू के हो। पार्ट 2 याद हो चुका होगा अभी तक, सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। आर्टिकल 5 क्या कहता है? सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें एक की वर्ड है स्टूडेंट्स, जो कि यूजुअली स्टूडेंट्स नेग्लेक्ट कर देते हैं इसकी हेडिंग में ही। बहुत बढ़िया, इस वर्ड को अंडरलाइन कीजिएगा, कमेंसमेंट। इस वर्ड पे मैं बार बार बात करूंगा तो इसे याद रखिएगा। यहां पर कमेंसमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर मान लीजिए हम ये लिखते सिटीजनशिप, सिर्फ सिटीजनशिप लिख देते या एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप लिख देते, तो क्या कुछ अलग चीज हो जाती? बिल्कुल हो जाती। ये सिटीजनशिप के बारे में बात कर रहा है एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये आपको कहां लेके जा रहा है? ये आपको लेके जा रहा है हिस्ट्री में, जब कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट हुई थी। बेसिकली आपके 26 नवंबर 1949 के बारे में बात कर रहा है ये। तो इस वर्ड को यूजुअली नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। अभी इसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी, जब मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा तब आंसर सामने आएगा। आगे बढ़ते हैं। दोबारा यहां पे लिखा हुआ एट दी, कब की बात कर रहे हैं? एट दी कमेंसमेंट, मतलब 26 नवंबर 1949 को। एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड, उसके बाद लैंग्वेज बहुत सिंपल है। आप इस पूरे के पूरे आर्टिकल 5 को अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से देखूं तो मैं इस पूरे आर्टिकल को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। पूरे आर्टिकल को 3 पार्ट में, ठीक है? चार्ट बना ही ले, ये लो, पहले चार्ट बनाते हैं फिर आर्टिकल पढ़ते हैं। देखिएगा, पहला पार्ट, कलर्स भी 3 यूज कर लेंगे। एवरी पर्सन, ठीक है जी। सेकंड पार्ट, डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और थर्ड पार्ट, और यहां पर लिखा हुआ है एंड, ठीक है जी। थर्ड पार्ट, born or either parents or ordinarily resident in territory of India। और यहां पे कंडीशन भी है 5 साल की। अब देखिएगा, अब इसके बेनिफिट क्या हुए। अगर आर्टिकल 5 को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो मुझे याद करने में इजी हो जाता है। कैसे इजी हो रहा है? सबसे पहली चीज मुझे याद रहेगी, एवरी पर्सन। इसका मतलब अगर मैं एक बात करूं कंपनी की या मैं बात करूं पार्टनरशिप फर्म की,
तो क्या कंपनी और पार्टनरशिप फर्म को भी सिटीजनशिप मिल सकती है? तो आंसर आता है नो। पीटी में आपका ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है कि क्या कंपनीज भी इंडियन कंपनीज या एमएनसी कंपनीज भी क्या सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो आंसर आता है नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे पर्सन की बात हो रही है। आगे बढ़िए। सेकेंड वर्ड डोमिसाइल। वैसे तो बहुत कॉमन वर्ड है डोमिसाइल। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल लूं तो मेरा डोमिसाइल दिल्ली का है, एनसीटी ऑफ दिल्ली। ठीक है। आपका डोमिसाइल अगेन डिपेंड करता है आप किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, आपका डोमिसाइल वहां होगा। सर ये डोमिसाइल का मतलब क्या होता है? डोमिसाइल का मतलब होता है कि वो प्लेस, वो जगह जहां पर आप परमानेंटली रिजाइड करते हैं, विच मींस कि जहां से आपको आपकी मूव करने की कोई भी इंटेंशन नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं। अभी आज की तारीख में मैं गुड़गांव में रह रहा हूं, ठीक है, गुरुग्राम, ठीक है, द न्यू नेम, गुरुग्राम में रह रहा हूं, लेकिन मेरा डोमिसाइल दिल्ली का है। तो क्या ये कोई प्रॉब्लम है? आंसर इज नो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोमिसाइल का मतलब होता है आपका परमानेंट एड्रेस। जैसे कि आपने अभी कोई भी आप एग्जाम का फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें आपसे ना दो तरह के एड्रेस मांगता है, एक परमानेंट एड्रेस, एक आपका करंट एड्रेस। तो मेरा करंट एड्रेस गुरुग्राम हो सकता है, ठीक है। करंट एड्रेस मान लो कल को मैं एक महीने के लिए यूएसए के हॉलिडे ट्रिप पे चले जाता हूं तो मेरा करंट एड्रेस यूएसए का हो जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ। लेकिन मेरा परमानेंट एड्रेस क्या है? दैट इज एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि मेरा जो डोमिसाइल है वो दिल्ली का है। ठीक है जी। इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आई होप कि टेरिटरी ऑफ इंडिया की टर्म भी अभी तक याद होगी आपको। ठीक है जी। रेफरिंग टू आर्टिकल 1। ठीक है, अब आपने रिवीजन किया होगा जो कि करना ही चाहिए, तो इससे ज्यादा मुझे रेफर करने की जरूरत नहीं है। यहां पर लिखा हुआ है एंड। लॉ में एंड और की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। किस तरीके से इंपॉर्टेंस है? एंड का मतलब है दिस, प्लस मतलब ये डोमिसाइल तो मुझे चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा ये भी चाहिए। और अगर कहीं पर लिखा हुआ हो और, जैसे कि यहां लिखा हुआ है, और का मतलब होता है आइदर ऑफ दिस, इन तीनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो एवरी पर्सन जिसका डोमिसाइल है इंडिया की टेरिटरी का, जैसे मेरा दिल्ली का है, अब मेरे को यहां पे देखना है। बॉर्न मतलब आपका जन्म हुआ है, आइदर पेरेंट्स या फिर आपके किसी भी पेरेंट का जन्म हुआ है, या फिर आप इंडिया में रह रहे हो और आपको रहते रहते भी 5 साल एटलीस्ट हो चुके हैं। तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन आपकी फुलफिल होती है तो सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आप एक इंडियन सिटीजन के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप एक इंडियन सिटीजन कंसिडर किए जाओगे। दैट इज योर आर्टिकल 5। अगर आपको ये चार्ट क्लियर हो जाता है तो अब मुझे बताइए, क्या मुझे इसको एक बार फटाफट से क्लास में ही रीड करके आगे बढ़ते हैं? मुझे नहीं लगता इसमें आपका कुछ भी चीजें बचती हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन के सामने एक बार फटाफट से आर्टिकल 5 या तो स्क्रीन से पढ़ लीजिए या बेयर एक्ट से, और फिर मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। सिद्धार्थ मौर्य, मेरे एंड से वॉइस इशू नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मौर्य जी मेरे एंड से वो नहीं है, ठीक है। चंचल वो अलग क्वेश्चन है, कंपनी को चलाते पर्सन है लेकिन कंपनी की सिटीजनशिप नहीं होती है, ठीक है। अभी डाउट्स ना लिखें, लेट मी कंप्लीट, ठीक है। मैं डाउट्स पूछने का आपको अच्छा खासा टाइम दूंगा, ठीक है। ओके, वॉइस का इशू है, क्या मुझे टेक्निकल टीम को बुलाना चाहिए? ओके, आई थिंक काफी स्टूडेंट्स ग्लिच बोल रहे हैं, अब कुछ स्टूडेंट्स नो बोल रहे हैं। क्लियर है सर? बियरेबल है, बियरेबल है तो मतलब इशू तो है फिर भाई, ये बड़ा प्रॉब्लम है। ओके, आप फटाफट से पढ़िए, मैं टेक टीम को मैसेज कर रहा हूं, वो आ जाएंगे। आप इतने आर्टिकल 5 पढ़िए फटाफट से। आई एम कॉलिंग द टेक टीम। माय गॉड, मुझे स्टूडियो नंबर याद नहीं है, जस्ट अ सेकेंड।
चलिए, मैंने टेक टीम को मैसेज कर दिया है, तो होपफुली दे विल कम सून। ठीक है, तब तक थोड़ा सा बियर कर लीजिए। ठीक है, चलिए जी। अब एक सवाल मैं पूछता हूं, ठीक है, बहुत ही इजी सवाल है, ठीक है, जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, बट आई डू हैव अ केस लॉ ऑन दिस। अब सुप्रीम कोर्ट में केस डिसाइड हुआ और सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये था कि आर्टिकल 5 में क्या ए बी सी तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, या कोई अगर एक कंडीशन भी फुलफिल होगी तो सिटीजनशिप के लिए एलिजिबिलिटी हो जाएगी। आप आंसर कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर है। सिया, अभी कोई स्टूडेंट सवाल ना पूछे, लेट मी कंप्लीट। मैं आपको बहुत टाइम दूंगा सवाल पूछने का, लेट मी कंप्लीट एक बार। ठीक है, तो जो भी आपका क्वेश्चन है लिख लो पेपर पे, मैं अभी टाइम दूंगा आपको। ठीक है, चलिए जी। 1 इज सफिशिएंट, तो आप सभी का आंसर करेक्ट है। अब इस केस का नाम लिखिएगा, और सवाल दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं। इस केस में जो मैं जिसकी साइटेशन में लिख रहा हूं, इस केस में एक सवाल आया कि जो आपके आर्टिकल 5 में ए बी सी है, क्या उन तीनों का फुलफिल होना जरूरी है, या उनमें से कोई एक भी अगर फुलफिल हो जाती है तो भी आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल कर जाओगे। केस का नाम लिखिएगा, अब्दुल सत्तर, SATTAR, हाजी इब्राहिम, काफी बड़ा ही नाम है इनका, इब्राहिम पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, 1964 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। और इसी में डिसाइड हुआ था कि रिक्वायरमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर क्लॉज ए, बी एंड सी और ऑल्टरनेट इन नेचर। लिखना चाहो तो एक लाइन में लिख सकते हो, रिक्वायरमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर क्लॉज ए, बी एंड सी और आर ऑल्टरनेट इन नेचर एंड नॉट क्यूमुलेटिव। मतलब आपको जो आर्टिकल 5 में ए बी सी है, वो तीनों की रिक्वायरमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, दैट्स इट। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, आर्टिकल 6 सुनिएगा। आर्टिकल 6 क्या बात करता है? आर्टिकल 6, राइट्स ऑफ सर्टेन राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्संस हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। इसमें सबसे पहले कीवर्ड है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5। दो कीवर्ड्स हैं स्टूडेंट, जो कि आप लॉ पढ़ोगे तो बार बार आपके सामने आएंगे। एक होता है नथिंग, एक होता है नॉट विद स्टैंडिंग। अगर नॉट विद स्टैंडिंग से कोई भी आर्टिकल या कोई भी सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो समझ जाइएगा वो सेक्शन या वो आर्टिकल है बाहुबली। बाहुबली मतलब इससे पहले जो आपने पढ़ा उसकी नहीं सुनी जाएगी, इसकी सुनी जाएगी। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है डिस्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, मतलब जो आपने अब यहां पे क्या लिखा है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में जो लिखा हुआ है, आर्टिकल 5 के ऊपर से ये सुपरसीड करेगा। ठीक है। हाँ, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि वॉइस में ग्लिच हो रही है, तो एक बार देख लीजिए अगर कुछ बढ़िया हो जाए तो इसका। ठीक है, हाँ जी, आप इसको अब देखो, अपने अपने वर्ड्स होते हैं, इसको लीगल लैंग्वेज में एक टर्म भी बोला जाता है, नॉन ऑब्सोलेंटी क्लॉज। बहुत बढ़िया सिया, लीगल लैंग्वेज में हम यही टर्म यूज करते हैं इस तरीके के प्रोविजंस की। ठीक है जी। अब आप इसको लेमन लैंग्वेज में कह सकते हो सब भूल जाओ एंड सो ऑन। ठीक है, ये ऊपर पीछे कमेंट्स आए हुए थे। अच्छा, स्टूडेंट्स टेक टीम इज हेयर। ठीक है, एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए वॉइस का क्या प्रॉब्लम आ रहा है।
आपके मैसेजेस देख रही है टेक टीम, तो जो भी वॉइस का आप बोल रहे थे एक बार लिख दीजिए प्लीज। वॉइस कहाँ पे? एक बार आप कर दीजिए प्लीज। हाँ जी, वॉइस चेक 1 2 3 वॉइस चेक, ऑडियो वीडियो क्लियर। ये वॉइस ग्लिच है। चलिए जी, फिर मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, सुनिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सर। सुनिएगा अब, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5, मतलब हम आर्टिकल 5 के ऊपर सुपरसीड करेगा। वहां पे जो लिखा हुआ है उसे भूल जाओ। अगर आपका केस, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट लाइन बोल रहा हूं नॉट विथ स्टैंडिंग में, अगर आपका केस, अगर कोई सिटीजन है एज पर टू आर्टिकल 6 लेकिन वो आर्टिकल 5 के कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है, तब भी उसे सिटीजन माना जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 6 में नॉट विथ स्टैंडिंग लिखा हुआ है। अब आगे आ जाओ। A person who has migrated to the territory of India from the territory now included in Pakistan shall be deemed, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये, shall be deemed, deemed का मतलब होता है माना जाएगा। देखिए, ये माउस है, ठीक है, ये रियलिटी है ना, ये माउस है, लेकिन मैं ये कहूं कि मैं इस मार्कर को माउस मान लूंगा, मैं इस मार्कर को ही माउस मान लूंगा, लेकिन ये है तो मार्कर ना, माउस है नहीं, लेकिन मैं कहता हूं मैं इसे माउस मानता हूं। तो उसी तरीके से वो सिटीजन्स है नहीं, लेकिन हम उन्हें मान लेंगे कि वो सिटीजन ही है। क्यों? अब इसके आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 की अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो आपको पता ही होगा कि 1947 में क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था, ठीक है। और वो पार्टीशन क्या हुआ था, एक आपका पाकिस्तान, ठीक है जी, फिर एक आपका ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, और एक आपका इंडिया, ठीक है जी। तो बेसिकली दो ही पार्ट्स में डिवीजन हुआ था, जो पार्टीशन हुआ था। तो पार्टीशन में कुछ लोग यहां पर आए, तो क्या हम उनको सिटीजन मानेंगे या नहीं मानेंगे, उसके रिलेशन में आंसर मिलता है हमें आर्टिकल 6 से और 7 से। अब पढ़ते हैं पूरा का पूरा आर्टिकल। अब यहां पर भी एक बार फोकस कीजिएगा, कमेंसमेंट लिखा हुआ है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कमेंसमेंट पे। मैंने आर्टिकल जब आपको 5 पढ़ाया वहां पे भी कमेंसमेंट लिखा हुआ था, यहां पर भी कमेंसमेंट लिखा हुआ है। आगे बढ़ रहा हूं। ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, तो मतलब या तो उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न हुए थे इंडिया में। और इंडिया का मतलब क्या है, एज डिफाइंड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 याद होगा, सोर्सेज में आपको बताया गया था कि सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन हमने यहीं से ही लिया है, ठीक है जी। एंड यहां पर एंड लिखा हुआ है, मतलब ए तो चाहिए ही चाहिए, बी और इसमें से भी एक चाहिए, क्योंकि यहां पर और लिखा हुआ है। अब आ जाओ आगे, आगे क्या कहता है, इन द केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड बिफोर 19th। अब ये डेट वैसे तो एग्जाम में कभी नहीं पूछी गई है, मैंने तो नहीं देखी आपके पीवाईक्यूज में, बट याद रखनी होगी, क्योंकि अगर इसमें मेंस में क्वेश्चन, स्पेशली अगर मेंस में लिख रहे हो, तो ये डेट आपको मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है जी। He has been ordinarily resident in the territory of India since the date of his migration। बहुत सिंपल है। अब सेकंड भी देख लीजिए एक बार। In the case where such person has so migrated on or after the 19th, he has been registered। तो मतलब अगर इस तारीख से पहले आ गए हो तो भी सिटीजन मान लेंगे, इस तारीख के बाद आए हो तो तब मानेंगे जब आप रजिस्टर्ड अपने आप को करवाओगे एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है जी। तो जब यहां पर ये पार्टीशन हुआ था और लोग आ रहे थे, तो इंडिया में काफी इंडियन गवर्नमेंट्स ने इस तरह की स्कीम्स शुरू की थी कि अगर आप वहां से आ रहे हैं तो अपने आप को रजिस्टर्ड कराइए। जिसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूं। दिल्ली में देयर इज अ
कॉलोनी विच इज फेमस, ठीक है, आई थिंक नाम लेना ठीक नहीं होगा, बट हाँ अलग अलग जगह, जैसे मैं दिल्ली से हूं तो मैंने वहां की स्टोरी सुनी हुई है। दिल्ली में देयर इज अ कॉलोनी विच इज फेमस कि जब पार्टीशन हुआ था तो ये लोग पाकिस्तान से आए थे, तो उन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया था। अब वो जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था तब उस टाइम पे ओपन था, क्योंकि हम ये कब की बात कर रहे हैं, ठीक है, डन। तो ये हम बात कर रहे हैं जब आपके 1950s की, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना था सो एंड सो, तो अगर आपने करा लिया है बहुत बढ़िया, अगर आप उस डेट से पहले आ गए थे तो आपको फिर रजिस्ट्रेशन कराने की भी जरूरत नहीं थी, दैट्स इट, ठीक है जी। अब प्रोवाइजो देखिएगा, नो पर्सन शैल बी सो रजिस्टर्ड अनलेस ही हैज बीन रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन। तो कम से कम आपको 6 महीने का यहाँ पे रेजिडेंस भी चाहिएगा ही चाहिएगा जब भी आपकी एप्लीकेशन, ऐसा नहीं अभी आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है और आप इंडिया छोड़ के कहीं और चले गए हैं। सो दैट इज योर आर्टिकल 6। ये थे आपके आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6। इन दोनों में अब आपके जो भी सवाल हैं अब एक एक करके पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं फटाफट से। ये अब फिर से मैसेजेस आ रहे हैं वॉइस ग्लिच होने के। आकृति, प्रोवाइजो ये कहता है जब आपने एप्लीकेशन के लिए प्रोसेस कर दिया तो 6 महीने कम से कम आपको इंडिया में रहना है, उसके बाद आपको इंडिया से बाहर नहीं जाना है। संजना, मैंने अभी अभी प्रोवाइजो बताया। नितिन, आप कौन कौन सी जगह है जहां पे आकर पार्टीशन के लोग रहे थे, आप उसके लिए गूगल कर सकते हैं। अभी अवंतिका, ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस करना है, इसीलिए मैं अभी सिर्फ कमेंसमेंट को ना वो कर रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं, ये अभी मैं डिस्कस करवाऊंगा क्वेश्चन। आई थिंक आई हैव आंसर्ड एवरीवन, आई कैन मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। कोई सवाल क्योंकि आ नहीं रहे हैं। नहीं देखो, मेरा पता है पर्सनली क्या है, देयर आर स्टूडेंट्स जो कि लिख रहे हैं कि वॉइस में कोई इशू नहीं है, एंड देन देयर आर स्टूडेंट्स जो कि कह रहे हैं वॉइस में इशू है। ऐसा यूजुअली नहीं होता, या तो कहते हैं इशू है या इशू नहीं है, बट आज की क्लास में मेरा डिफरेंट ही एक्सपीरियंस हो रहा है, सो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स अगर कह रहे हैं कि वॉइस में इशू नहीं है तो ऑब्वियसली फिर मतलब सब ठीक ही जा रहा है, मतलब हमारे एंड से, स्टूडियो के एंड से, ठीक है। चलिए आगे, मैं अब आगे कंटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि कोई और क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। आर्टिकल 7 देखिएगा क्या कहता है, फटाफट से कंप्लीट करते हैं, इजी आर्टिकल्स हैं ये बहुत ज्यादा। राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। अब ये देखिएगा ये क्या कह रहा है इंटरेस्टिंगली, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5 एंड 6, मतलब आर्टिकल 5 और 6 के दोनों के ऊपर ओवरराइड करेगा 7, क्योंकि इसमें नॉट विद स्टैंडिंग 5 और 6 के लिए। इसमें देखते हैं क्या कह रहा है ये। ए पर्सन हु हैज आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947, यहां पे दोबारा से डेट दी गई है, 1 मार्च 1947 के बाद migrated from the territory of India to the territory now included in Pakistan shall not be deemed to be citizen of India। तो देखिए ये बेसिकली बात कर रहा है कि अगर कोई इंडिया का सिटीजन जब पार्टीशन हुआ था, ठीक है जी, आफ्टर 1 मार्च ऑफ 1947 अगर पाकिस्तान चले गया है तो उसकी तो इंडियन सिटीजनशिप नहीं रहेगी, ठीक है जी। तो ये आपका आर्टिकल 7 कहता है, बहुत ही सिंपल है, मुझे तो नहीं लगता इसमें रिपीटेशन की भी कोई जरूरत है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब इसका प्रोवाइजो भी है एक, ये देखिएगा, इसके प्रोवाइजो को पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल था। प्रोवाइजो क्या कहता है, प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू अ पर्सन हु आफ्टर हैविंग सो माइग्रेटेड टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान हैज रिटर्न्ड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। रिटर्न्ड मतलब गया था मैं वहां पे, लेकिन फिर वहां पे ना अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं वापस आ गया, ठीक है। इसमें ना मुझे बहुत सारे एग्जांपल्स याद आते हैं वैसे तो, ठीक है।
एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, माय कंप्लीट ज्वाइंट फैमिली, ऑलमोस्ट इन माय फैमिली इज इन पुलिस, तो मुझे ना बहुत सारे एग्जांपल्स वहां से मिल जाते हैं, ठीक है, उनकी स्टोरीज से। तो जब लॉकडाउन लगा था ना, तो बहुत सारे लोगों ने लॉकडाउन के जो रूल्स थे वो पता है किस लिए ब्रेक किए, स्कूटी पे, बाइक पे, साइकिल पे बाहर निकल के, कि उनको देखना था कि लॉकडाउन कैसा है। वैसे ये आर्गुमेंट बहुत स्टूपिड है कि मुझे बाहर निकल के देखना है लॉकडाउन। अब जैसे मान लो कहीं पे 144 लगी हुई है धारा, और आपको बाहर निकल के देखना है कि 144 में माहौल क्या होता है, तो ये बहुत ही स्टूपिड आर्गुमेंट है, बट लोगों का ये आर्गुमेंट होता है, ठीक है। इस प्रोवाइजो को जब मैंने आज मतलब आपको पढ़ा रहा हूं, तो मुझे वही एग्जांपल याद आया जो अभी लॉकडाउन में हुआ है। यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहां पे देखने को मिल रहा है कि सर, जनरल रूल तो ये है कि जो बंदा उस तारीख के बाद पार्टीशन में पाकिस्तान में चले गया, तो वो ऑब्वियस सी बात है इंडियन सिटीजन नहीं रहेगा, सिंगल सिटीजनशिप ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इंडिया की सिटीजनशिप भी रखूं और बाहर की किसी कंट्री की भी सिटीजनशिप रखूं। नहीं, हमारे देश में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अंडरलाइन कीजिएगा, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है जी। आप डुअल दो कंट्रीज की सिटीजनशिप नहीं ले सकते। अगर दूसरी कंट्री के ले रहे हैं तो इंडिया की छोड़नी पड़ेगी। यहां पे क्या कह रहा है, आप वापस आ गए। वो एक कहावत भी है ना हिंदी में, मुहावरा भी है, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, ठीक है। तो यहां पर भी उसको जो है ले लिया जा रहा है, लेकिन इसके साथ कुछ कंडीशंस अटैच की गई हैं कि भैया अगर रिटर्न हुए हो तो कुछ शर्तें हैं, कुछ आपको वो माननी पड़ेंगी। वो मतलब कौन सी फॉर्मेलिटीज हैं बेसिकली जो आपको करनी पड़ेगी। कंडीशन वर्ड ठीक नहीं रहेगा, फॉर्मेलिटी वुड बी बेटर। परमिट फॉर रीसेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न इशूड बाय अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी लॉ एंड एवरी सच पर्सन शैल बी फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज बी। तो मतलब 6 के क्लॉज बी में आपका केस फॉल कर सकता है। अगर आप उस तरीके से उनमें रिटर्न आ गए हो तो उस केस में हम आपको इंडियन सिटीजन मान लेंगे। एक चीज और बताता हूं आपको बेयर एक्ट पढ़ने की। अगर आप बेयर एक्ट पढ़ रहे हो और जैसे ही प्रोवाइजो स्टार्ट हो जाए, तो समझ जाना जो आपने ऊपर पढ़ा है ना, उससे उल्टा होने वाला है। एक लॉ की एक रूल बताता हूं। दो चीजें होती है, एक होता है जनरल रूल, एक होता है एक्सेप्शन। अगर आप जनरल रूल में ये चीज पढ़ रहे हो तो एक्सेप्शन में आपको ये मिलेगी। अगर जनरल रूल में आप ये पढ़ रहे हो तो एक्सेप्शन में आपको ये मिलेगी। मतलब इससे उल्टा हो जाता है। तो हमने यहां पे जनरल रूल में क्या पढ़ा था, अगर आप पाकिस्तान चले गए हो तो आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तो ऑब्वियसली एक्सेप्शन में क्या होना है कि कब आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये आपके इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज के रूल्स होते हैं। आगे बढ़ रहे हैं जी, नेक्स्ट पर आइएगा। आर्टिकल 8 क्या कहता है देखते हैं। राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। पढ़ते हैं इस आर्टिकल को पूरे को। नॉट विद स्टैंडिंग, ये भी नॉट विद स्टैंडिंग से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5, इसका मतलब ये सिर्फ आर्टिकल 5 को जो है डिस्पाइट ऑफ कर रहा है। Any person who or either of whose parents or any of whose grandparents was born in India as defined in Government of India Act and who ordinarily residing in any country outside India as so defined shall be deemed to be citizen of India, ठीक है। ये बेसिकली, अब यहां पे जब आप आर्टिकल 8 पे आ जाते हो ना, तो आपका वो इंडिया पाकिस्तान वाला इशू तो यहां पे रिजॉल्व हो चुका है। आर्टिकल 8 उन सिचुएशंस के बारे में बात करता है जिस सिचुएशन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया और आने पर जो पेरेंट्स थे या ग्रैंड पेरेंट्स थे वो तो यहीं पर बॉर्न हुए थे, लेकिन आप इंडिया के बाहर रह रहे थे। हो सकता है आप कनाडा में रह रहे हो सकता है आप यूएसए में रह रहे हो सकता है आप किसी भी और इंडिया के बाहर अगर कंट्री में रह रहे हो, तो आपको इंडियन सिटीजन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। उस क्वेश्चन का आंसर आपको जो है आर्टिकल 8 देता है। अब आप यहां पर रह भी नहीं रहे हो तब भी आपको इंडियन सिटीजनशिप माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता है। देखते हैं। शैल बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो मतलब यहां पर भी माना जा रहा है, वैसे तो आप हो नहीं लेकिन माना जा रहा है। इफ, अब यहां पे कंडीशन है, इफ कब माना जाएगा, ही हैज बीन रजिस्टर्ड, जब आपने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया होगा एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया
by the diplomatic or consular representative of India in the country where he is for the time being residing on an application made to him there. बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है, अगर आप कनाडा में रह रहे हो, ठीक है, तो वहां पर आपकी इंडियन एम्बेसी है, आप वहां पे जाके अगर आपने आपको रजिस्टर कराते हो तो फिर आपको इंडियन सिटीजन ही माना जाएगा। इन शॉर्ट कि आपने उस कंट्री की अभी तक सिटीजनशिप नहीं लिया, वहां पर आप गए हो तो हो सकता है बिजनेस ट्रिप एंड सो ऑन, आपके जो भी काम आपके कर रहे हो, आप वापस इंडिया ही आओगे। यहां पे पूरा गेम पता है क्या है, गेम है इंटेंशन का। जैसे कि चलो मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, अब मेरे फुल प्लान है कि मैंने इंडिया में ही रहना है, तो मेरी इंडियन सिटीजनशिप ही रहेगी। तो अब मान लो अगर मैं बिजनेस के उससे या घूमने के पर्पज से या कहीं रहने के पर्पज से, टेम्परेरी पर्पज के लिए अगर किसी भी कंट्री में चले जाता हूं, तो क्या मेरी सिटीजनशिप भी चली जाएगी? आंसर इज नो। अगर आप ये कंडीशन फुलफिल कर लेते हो तो आपको तब भी इंडियन सिटीजन ही माना जाएगा। अब आइए आर्टिकल 9 पर। अभी कोई सवाल ना पूछे, लेट मी कंप्लीट, ठीक है, अभी मैं नहीं देख रहा हूं, ठीक है, लेट मी कंप्लीट, उसके बाद मैं आई विल गिव यू द टाइम फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। आर्टिकल 9 देखिएगा, 9 क्या कहता है? पर्सन्स वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स। बहुत बार आपके पीटी में सवाल आता है कि कौन सा आर्टिकल है जो आपको कहता है कि आप एक ही नेशन की सिटीजनशिप ले सकते हो, तो आंसर आता है आर्टिकल 9। क्यों? क्योंकि अगर मैं फॉरेन में गया और मुझे तो लगा भाई मैं तो जिंदगी भर यही रहूंगा, अब देखो सारा गेम इंटेंशन का है। अगर इंटेंशन टू रिटर्न है तो मैं यही का हूं, और अगर मेरी इंटेंशन टू रिटर्न है ही नहीं फॉर एनी XYZ रीजन, तो फिर उस केस में आपकी सिटीजनशिप नहीं होगी। आर्टिकल 9 साफ साफ शब्दों में कहता है नो पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। उस पर्सन को सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं माना जाएगा बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5 और बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ना तो आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग माना जाएगा और ना ही डीम्ड टू बी अ सिटीजन माना जाएगा आर्टिकल 6 और 8 में, अगर if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state। बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल है, मुझे तो नहीं लगता इसमें किसी तरीके का कोई इशू होगा। आर्टिकल 10 क्या कहता है? कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप। Every person who is or is deemed to be a citizen of India under any foregoing provisions of this part shall, subject to the provisions of any law that may be made by Parliament, continue to be such citizens। In short कि अगर मैं 10 साल पहले सिटीजन था तो मैं आज भी सिटीजन ही रहूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरी सिटीजनशिप चले जाएगी। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू कैच, इसे देखिएगा। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। मतलब अगर मान लो आज को पार्लियामेंट कोई नया लॉ लेकर आ जाती है, अमेंडमेंट, उसी में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में ही एक अमेंडमेंट लेकर आ जाती है और कहती है कि ये चीजें जिसके पास हैं वही सिटीजन होंगे और जिनके पास ये नहीं है वो सिटीजन नहीं होंगे, और मान लो कि मैं उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता, तो क्या मेरी सिटीजनशिप रहेगी या नहीं रहेगी? उस केस में मेरी सिटीजनशिप नहीं रहेगी। बट जनरल रूल ये है कि मेरी सिटीजनशिप अगर आज है तो कल भी कंटिन्यू ही करती रहेगी। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस। अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया है जिस कैटेगरी में मैं फॉल नहीं कर रहा हूं, फिर सिटीजनशिप नहीं रहेगी। ठीक है जी। लास्ट आर्टिकल देखिएगा, आर्टिकल 11 क्या कहता है? पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। तो मतलब पहली बात तो आर्टिकल 11 ने ये कह दी कि लॉज कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड नहीं करेगी कि इंडियन सिटीजनशिप के ऊपर क्या लॉ होना चाहिए और क्या लॉ नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आर्टिकल 11 ने यह भी कंफर्म कर दी कि ये जो पूरा का पूरा लॉ है जो हमने 5 to 11 पढ़ रहे हैं, ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए जिसके लिए हम अलग से लॉ बनाते हैं, दैट इज अवर सिटीजनशिप एक्ट 1955। पूरा एक्ट वो पढ़ते हैं। Nothing in the foregoing provisions of this part shall derogate from the power of parliament। बहुत बड़ी बात लिखी हुई है यहां पे, फोकस कीजिएगा इसको। Nothing in the foregoing provisions of this part shall derogate from the power of parliament। इसका मतलब पता है क्या है?
कि आर्टिकल 5 से लेके 10 तक जो भी हमने सिटीजनशिप पे लॉ बनाया है वो लॉ पार्लियामेंट को नहीं रोकेगा, पार्लियामेंट को नहीं रोकेगा क्या करने से, लॉ बनाने से। कौन सा लॉ? with respect to acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship। तो एक तरीके से अगर आप इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हो, आर्टिकल 11 को वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हो, और जब हमने आर्टिकल 5-6 पढ़ा वहां पे कमेंसमेंट पढ़ते हो, तो एक सवाल उठ के आता है। और वो सवाल क्या उठ के आता है? सवाल सुनिएगा। इंपॉर्टेंट है, पहले सवाल को समझिएगा, आंसर बहुत इजी है। ठीक है, सवाल को समझिएगा। ये क्वेश्चन है, वेदर आर्टिकल 5 ओवरराइड आर्टिकल 11 प्लस एनी स्टैच्यू, ठीक है जी, बाय द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स वेस्टेड इन आर्टिकल 11। पहले सवाल समझाता हूं मैं। सवाल ये है कि सर एक तरफ तो हो गया हमारा आर्टिकल 5 जो हमने पढ़ा कि क्या कहता है, क्या आर्टिकल 5 और आर्टिकल 11 या फिर आर्टिकल 11 के थ्रू आपने कोई लॉ बनाया, स्टैच्यू ने कोई लॉ बनाया, जिसमें एग्जांपल लिख सकते हो यहां पे सिटीजनशिप एक्ट 1955। क्या ये लॉ सिटीजनशिप एक्ट 1955, क्या ये आर्टिकल 11 आर्टिकल 5 के अगेंस्ट भी लॉ बना सकता है? ये सवाल उठा एक सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट में, जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि क्योंकि मैंने आपको ना पूरा का पूरा सिटीजनशिप में बताऊं, लेट मी कन्फेस हियर, मैंने आपको उस जजमेंट के थ्रू ही पढ़ाया है। तो आई थिंक कि अगर मैंने उसी तरीके से पढ़ाया तो आप आंसर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। लेट्स सी, पहले आप आंसर करो, फिर मैं बताता हूं सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या कहा। बताइए जी। यस, ओवरराइड करेगा या नहीं कर पाएगा? व्हाट डू यू थिंक? एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट, दिमाग पे जोर डालो, सवाल यही आएंगे एग्जाम में, ये मेंस का सवाल है आपका। ओके, कुछ स्टूडेंट्स ने नो लिखा है। आकृति, आपने नो भी लिख दिया और यस भी लिख दिया है। ओके, ज्यादातर स्टूडेंट्स यस आंसर कर रहे हैं। चलिए अब मैं आंसर कर दूं, लेट मी आंसर विद रीजंस, और फिर आप मैच ऑन कीजिएगा कि आपने कौन सा पॉइंट मिस कर दिया या क्या, कहां पर आपने गलती कर दी। ठीक है, चलिए अब आंसर सुनिएगा प्लीज। ठीक है, आप सुनिएगा, मैं सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूं। सिंपल भाषा में सवाल यह है कि एक तरफ है आर्टिकल 5, एक तरफ है आर्टिकल 11, किसकी सुनेंगे सर? किसके पास ज्यादा पावर है? आर्टिकल 5 की सुनेंगे या आर्टिकल 11 की सुनेंगे? या फिर आर्टिकल 5 की सुनेंगे या आर्टिकल 11 के अंडर अगर कोई लॉ बना है उसकी सुनेंगे? अगर इन दोनों में इनकंसिस्टेंसी आ गई, इन दोनों में फाइट हो गई, मैं किसकी सुनूंगा एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ? मैं किसको कहूंगा कि भाई इसकी चलेगी या इसकी चलेगी? अब सुनिएगा, इस क्वेश्चन को रेज हुआ, केस का नाम लिख लीजिएगा। यह सवाल रेज हुआ था राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा। ठीक है, आपको पूरा मैंने इसी के उससे पढ़ाया है।
जिस तरीके से इन्होंने बताया, दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है जी। अब देखिए दिल्ली हाई कोर्ट क्या कहती है। अब देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग वे है, जो जिस तरीके से मैंने आपको 5 to 11 पढ़ाया, जो दिल्ली हाई कोर्ट के भी जो जज होगा उसके सामने भी वही आर्टिकल्स थे, जो सवाल मैंने आपको लिखा वो सवाल उनके सामने भी आया। अब उन्होंने किस तरीके से आंसर किया और आपके आंसर में क्या सिमिलैरिटीज थी, क्या मैच था, यही देखना है आपको जब प्रिपरेशन कर रहे हो ना, कि भाई मेरा और जजमेंट्स में कितनी दूरियां। जितना आपका आंसर मैच करता जाएगा, जितने आपके रीजंस मैच करते जाएंगे, समझ लीजिएगा आपकी प्रिपरेशन ट्रैक पर आ गई है, आपका जुडिशियल माइंड डेवलप होने लग गया है। और जितना दूर जा रहे हो या जितना गैप है, अब ये आपको डिसाइड करना होगा ये गैप क्यों है। क्या मैंने आर्टिकल्स को अच्छे से या तो नहीं समझा है, या मैंने सवाल को अच्छे से नहीं समझा था, या मैंने इसको जो है किस तरीके से इंप्लीकेट नहीं किया। ठीक है, सुनिएगा। क्या आर्टिकल 5 ओवरराइड करेगा? आंसर आया नो। इसका मतलब है कि ये जो लॉ है, आर्टिकल 11 जो है, ये ओवरराइड करेगा आर्टिकल 5 पे। ये जो लॉ है ये ओवरराइड करेगा आर्टिकल 5 पे। दोबारा सुनिएगा, क्या आर्टिकल 5 ओवरराइड करेगा 11 पे? आंसर इज नो। आर्टिकल 11 ओवरराइड करेगा और ये जो लॉ होंगे ये भी आर्टिकल 5 पे ओवरराइड करेगा। अब ये तो एक स्टेटमेंट हो गई, ठीक है सर, मान ली स्टेटमेंट, मान ली। रीजन क्या है, कैसे भाई, कौन सा कॉन्सेप्ट लगा दिया आपने यहां पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क्स आपको उसी के मिलेंगे। यस और नो तो हर कोई बोल सकता है ना, सिंपल कॉमन सेंस लगाओ। जजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होते हैं भाई? रीजंस। क्यों, क्या, किस बेसिस पे आपने ये डिसाइड किया, उसी पे आपको, इसीलिए कहते हैं मेंस में उसी पे आंसर मिलते हैं, यस नो के आंसर नहीं मिलते हैं। रीजन सुनिएगा, जब आप आर्टिकल 5 पढ़ते हो तो क्या वहां पर कमेंसमेंट वर्ड लिखा हुआ है? अगर आपका भी वन ऑफ द ये रीजन था तो इसका मतलब आपने कैच किया। दूसरा रीजन सुनिएगा, जब आप आर्टिकल 11 की लैंग्वेज पढ़ते हो तो लैंग्वेज क्या कह रही है आर्टिकल 11 की? एक बार लैंग्वेज पे आ जाए। आर्टिकल 11 देखिए, ये आ गया आपके सामने, एक बार देखिएगा। नथिंग इन दिस, in the foregoing provisions of this part shall derogate from the power of parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination। मतलब पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। अब यहां पर इन्होंने एक बात और कही अच्छी, ये भी सुन लीजिए। इन्होंने रीजन दिया द इंटेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये इसको कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस। इन्होंने कहा कि जब हम आर्टिकल 5 पढ़ते हैं, आर्टिकल 6 पढ़ते हैं, आर्टिकल 7 पढ़ते हैं, तो यहां पे बार बार कमेंसमेंट वर्ड लिखा हुआ है, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है कि ये इंटेंशन को शो करता है ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की क्या इंटेंशन थी, कि भैया अभी के लिए तो हमने ये लॉ बना दिया है, बट बाद में पार्लियामेंट, विच मींस कि जिसको कि लोग ही चुनेंगे रिप्रेजेंटेटिव्स को, वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे लोगों के, वो लॉ इस पर डिसाइड कर लेंगे। मैं एक बार लैंग्वेज पढ़ देता हूं, आपको हिंदी में भी बता दूंगा कि एग्जैक्टली दिल्ली हाईकोर्ट ने यहां पर कहा क्या। सुनिएगा, Article 5 was only intended to decide citizenship at the time of the commencement of Constitution. And the Constituent Assembly decided to leave sensitive matters related to citizenship to the wisdom of democratically elected representatives of people। मैं इसको एक बार हिंदी में भी बोल रहा हूं, हिंदी स्टूडेंट्स के लिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 5 की सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन ये थी कि जिस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन आया था उस टाइम पर सिटीजनशिप के लिए क्या लॉ होगा। बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का यही मानना था, यही उन्होंने डिसाइड किया कि जो लोग चुनकर आएंगे बाद में पार्लियामेंट में, वो, क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, वो
आराम से बैठ के इस पर डिस्कशन होगा, डिबेट होगी एंड सो ऑन, ठीक है। और वो इस पर लॉ बनाएंगे, जो जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना एंड सो ऑन। और वही लॉ जो है गवर्न करेगा, आर्टिकल 5 गवर्न नहीं करेगा। एक बात और बता दूं, ये अपने आप में बहुत अतरंगा कॉन्सेप्ट है। अगर मैंने ये तो आपको समझा दिया, अब अगर आप किसी स्टूडेंट से अगर नॉर्मली पूछोगे कि भाई आर्टिकल, एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, आप आर्टिकल का नाम भी मत लो, एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल और एक किसी लॉ का आर्टिकल, क्योंकि हम तो मदर ऑफ लॉज पढ़ते हैं ना, मदर ऑफ लॉज पढ़ते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो कुछ जा ही नहीं सकता। लेकिन क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 5 के अगेंस्ट जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि यहां पर उस तरीके का कॉन्सेप्ट है। इसीलिए कहते हैं लॉ में रट्टाफिकेशन काम नहीं करती। और ये हमारे ना दिमाग में बिठा दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो कोई लॉ जा ही नहीं सकता। लेकिन भाई यहां पर उन्होंने खुद लिखा है कमेंसमेंट, सिर्फ कमेंसमेंट के लिए है। बाद में पार्लियामेंट लॉज बनाएगा, तो भाई पार्लियामेंट बनाएगा तो फिर वो जा सकता है आर्टिकल 5 के अगेंस्ट भी। आई होप कि क्लियर हो गया है, इजी ही लगा होगा, कुछ भारी कॉन्सेप्ट इतना था नहीं। ठीक है जी। कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं सिटीजनशिप के, एक बार जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद आई विल बी ओपन फॉर द क्वेश्चंस। ठीक है, डन। सुनिएगा, आप स्टोरी को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या इन दोनों में डिफरेंस है? आपको क्या लगता है? नेशनैलिटी और सिटीजनशिप दोनों सेम है या डिफरेंस है? बताइए जी, एग्जाम के क्वेश्चंस हैं आपके, आप ही के क्वेश्चंस हैं एग्जाम के, फटाफट से बताइए जी। सर नेशनैलिटी और सिटीजनशिप सेम है या डिफरेंस है? कुछ स्टूडेंट्स ने सेम लिखा है, कुछ ने डिफरेंस। डिफरेंस लिखा है तो फिर डिफरेंस बताओ भी। चलिए, इसमें डिफरेंस है स्टूडेंट्स, एक एक लाइन में लिख लेना सर। दिस रिप्रेजेंट्स nationality represents an individual place of birth or ancestry। एग्जाम्पल दे रहा हूं इसका, मैं इंडियन सिटीजन हूं, कल को मैं जाके यूएसए में रहने लग गया, मैंने यूएस की सिटीजनशिप ले ली, लेकिन मेरी नेशनैलिटी इंडियन ही रहेगी। अगर वहां मेरे बच्चे होते हैं तो वो यूएस सिटीजन के होंगे, लेकिन उन बच्चों की नेशनैलिटी इंडियन रहेगी। सो दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, अब सिटीजनशिप क्या होती है जी? दिस रिप्रेजेंट्स द प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, जहां की सिटीजनशिप आपने ले रखी है। जैसे मेरे केस में मेरी नेशनैलिटी भी इंडियन है, सिटीजनशिप भी इंडियन है। लेकिन कुछ केसेस में, जैसे आपके कोई फैमिली में कजन ब्रदर एंड सो ऑन अगर कोई होगा जिसकी नेशनैलिटी और सिटीजनशिप भी अलग हो सकती है, तो वो अलग भी हो सकती है। ये बेसिकली आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बात करता है। ये फोकस करता है आपका जन्म कहां पर हुआ और आपकी एंसेस्ट्री, मतलब आपके जो फैमिली लाइन है वो कहां से बिलोंग करती है। दैट्स इट। चलिए जी, नेक्स्ट पर आते हैं। ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। सिटीजनशिप पढ़ रहे हैं, हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? बहुत इजी है ये तो मैं लिखवाऊंगा भी नहीं। हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? अब ये तो ज्यादातर क्या है, तो बहुत ही बेसिक जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, द आंसर इज प्रेसिडेंट। ठीक है जी, तो whosoever is going to be the president of India, वो उस वक्त के लिए आपके जो भी हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे। आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं इसी के साथ साथ ही। आपको पता है, सबका मतलब मजाक तो वैसे किसी का भी नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है,
लेकिन आपने देखा होगा कि न्यूज चैनल्स पे ना, मैं इसी का एग्जांपल यूजुअली लेता हूँ, न्यूज चैनल पे आपने देखा होगा पॉलिटिशियंस के कार्टून्स वगैरह बन जाते हैं थोड़ा सा लाइट मूड करने के लिए। प्रेसिडेंट का कभी भी मजाक नहीं उड़ाया जा सकता, ठीक है। देन इस पे अगर आप और पढ़ना चाहो तो, अगर किसी का इंटरेस्ट हो तो पढ़ सकता है। बट प्रेसिडेंट इज दैट वन बिकॉज ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। उनका कार्टून और किसी तरीके से उनका उनका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता बिकॉज ऑफ द पोजीशन, मतलब जिस तरीके की उनकी है, ठीक है। आई होप कि बाकी स्टूडेंट्स ने भी पढ़ा होगा उनके बारे में इस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। डन 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 डन। प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजनशिप वी आर ऑलरेडी डन। तो आई थिंक अब हम देख सकते हैं कॉर्पोरेशन। में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड विद इंडियन कंपनीज एक्ट इज नॉट अ सिटीजन, ठीक है। कंपनी याद रखिएगा सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी होती है, लेकिन सिटीजन नहीं होती है, ठीक है। तो एक ये भी आपका क्वेश्चन रहता है जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब आ जाते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पे, और उसके बाद फिर आई विल बी ओपन फॉर द क्वेश्चंस। आ जाओ जी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसके लिए भी मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं आपकी। देखो बहुत ज्यादा डिटेल में तो मैं सीए के नहीं जा रहा हूं, लेकिन बेसिक चीजें आपको सारी कवर अप करा दूंगा। तो सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, बहुत ध्यान से प्लीज इसको सुनिएगा, थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर भी है, तो आप जितने ध्यान से सुनेंगे आपको चीजें क्लियर होंगी। मेरे बोलते हुए कोई दिमाग में सवाल आए या कुछ क्लियर ना हो, उसको लिख लो कि सर बाद में पूछ लेंगे, ठीक है। पर एक बार ध्यान से सुनिएगा। एक चीज और मैं बता दूं, एज एन एजुकेटर मेरा ये रोल नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि ये सही है या ये गलत है। एज एन एजुकेटर मुझे बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हैं कि मेरा रोल ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि ये एक्ट है, ये लॉ है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो इसको, जो मतलब कुछ लोग हैं जो फेवर करते हैं तो उनके क्या आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, कुछ लोग जो सपोर्ट करते हैं उनके क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, और कुछ लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं उनके क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। मैं दोनों पक्ष आपके सामने रखूंगा, उसके बाद वो आपका डिसीजन है कि भाई आपको क्या ठीक लगता है या क्या गलत लगता है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अभी मैं कमेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूं, तो प्लीज अभी कोई सवाल ना पूछे, ठीक है। सुनिए जी। सिटीजनशिप एक्ट में हमने 2019 में अमेंडमेंट लेकर आई। उसकी मेजर अमेंडमेंट क्या थी? इल्लीगल माइग्रेंट्स हमारे देश की एक बहुत ही बड़ी समस्या है। इल्लीगल माइग्रेंट्स का मतलब होता है कि अगर हमारी कंट्री में किसी को आना है तो, या किसी भी कंट्री में आपको जाना है तो एक लीगल प्रोसेस होता है, ठीक है, आप उसके गो थ्रू जाते हो। अब वो तारों के नीचे से, आई थिंक बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड, तारों के नीचे से आना जाना इज इलीगल, ठीक है जी। तो इलीगल माइग्रेंट्स कौन कौन से इलीगल माइग्रेंट्स के बारे में यहां पे बात हो रही है? जो कि हिंदू है, जो कि सिख है, जो कि बुद्धिस्ट है, जो कि जैन है, जो कि पारसी है, और जो कि क्रिश्चियन है। अब सर ये तो पूरी दुनिया में हो सकते हैं, लेकिन कौन सी कंट्री से? अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से। अगर आपका धर्म ये है जो मैंने लिस्ट अभी अभी पढ़ी, और आप इन कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, इन तीन कंट्रीज से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे इंडियन सिटीजनशिप के लिए एज पर टू दिस अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अब सवाल आता है, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसका रीजन ये है क्योंकि अगर किसी को कंट्री में लेकर ही आना है तो बेटर है वो एक लीगल तरीके से आए, वो इलीगल तरीके से ना आए, ठीक है जी। पहली चीज, ठीक है। दूसरी, यहां पर जो सबसे न्यूज में जो आपका पॉइंट रहा वो ये रहा कि इस लिस्ट में आपको मुस्लिम नहीं मिलेंगे, तो इट एग्जेम्प्ट्स द मुस्लिम कम्युनिटी। यहां पर आपको देखे लिस्ट में हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स नहीं है।
तो ये मुस्लिम्स के लिए ये जो गेट्स हैं वो क्लोज्ड हैं। अच्छा जी, अभी क्यों है उस पर भी बात करेंगे। अब एक और कंडीशंस है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहां पे। इन सब की एंट्री जो होनी चाहिए, ये ऑलरेडी देश में आ चुके हैं, ठीक है, इनकी एंट्री 31 दिसंबर 2014 से उस दिन या उससे पहले की, ठीक है जी, होनी चाहिए। डन। अभी इस डेट के बारे में भी बात करेंगे। अब यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन है, सर ये मुस्लिम कम्युनिटी को क्यों एक्सक्लूड कर दिया गया। मुस्लिम कम्युनिटी को जब एक्सक्लूड करने की रीजनिंग देखी मांगी गई तो उन्होंने ये बताया कि देखिए ये जो कंट्रीज हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन कंट्रीज में जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं वो मेजॉरिटी है मुस्लिम्स की। ठीक बात है, आई थिंक बेसिक जीके आपका भी होगा तो आपको पता ही होगा कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, ठीक है, वो मुस्लिम्स की है। तो ये जो बाकी की रिलीजन वाले लोग हैं ये माइनॉरिटीज में है वहां पे, ठीक है, ये माइनॉरिटीज में भी हो गए। अब क्योंकि ये माइनॉरिटीज में है वहां पे तो दे आर सफरिंग देयर, सफरिंग इन अ सेंस कि हाँ देयर आर प्रॉब्लम्स, ठीक है, सीरियस प्रॉब्लम्स। कुछ तो आपकी रिपोर्ट्स भी हैं, कुछ फैक्ट्स भी हैं जो कि साफ साफ शो करती हैं कि बहुत मेजर इश्यूज हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूं, सब्जेक्ट टू योर ओन रिसर्च, आप खुद देख सकते हैं कि जब पार्टीशन हुआ और पाकिस्तान में उस टाइम पर कितने हिंदूज थे और आज की तारीख में कितने हिंदूज हैं, तो आपको बहुत एक मेजर, थोड़ा बहुत 19-20 नहीं, एक मेजर वो लॉस नजर आएगा। और फिर जब आप उसमें और फर्दर रिसर्च करने जाओगे तो आपको लगेगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो फिर आपको पता लगेगा आइदर कन्वर्जन और दे लेफ्ट द प्लेस। ये दो मेजर रीजंस उसमें भी आपको मिलेंगे, ठीक है, और वो कन्वर्जन भी दैट वाज नॉट वॉलंटरीली, ठीक है, तो दैट इज द इशू। अब इन रिलीजन के जो लोग हैं वो वहां पे सफर कर रहे हैं, तो इस, और वो वहां पे माइनॉरिटी में है तो उनके लिए ये गेट ओपन किया गया, ठीक है जी। अब फिर एक सवाल और आया, सर यहां पे अगर एक मुस्लिम कम्युनिटी को भी डाल ही देते तो कौन सी आफतें आ जाती। तो यहां पर इन तीनों कंट्रीज में इसके दो रीजंस दिए गए। इन तीनों कंट्रीज में पहला रीजन दिया गया, भाई मुस्लिम्स तो आपके मेजॉरिटी में ही हैं, तो उनको यहां पर आने की क्या जरूरत है। और दूसरा जो कि फैक्चुअल भी है कि इंडिया का पार्टीशन किस बेसिस पर हुआ था। अब ऑब्वियस सी बात है, जब इंडिया का पार्टीशन हुआ भाई सबसे तो पूछा नहीं गया था। जब आप इंडिया पार्टीशन के बारे में पढ़ते हो कि जो भी डिसाइड करने वाले लोग थे, जो कि अगेन मतलब हिस्ट्री भी कहती है और मैं भी कहूंगा कि गिने चुने ही लोग थे, बट जो भी थे उस टाइम पे, वो पार्टीशन किस बेसिस पर हुआ था, दैट पार्टीशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ओनली, ठीक है। हाँ उसमें भी देयर आर पर्सन जो कि हिंदूज थे, उन्होंने फिर भी पाकिस्तान को चूज किया। उसमें भी देयर आर मुस्लिम्स जो कि उन्होंने उस टाइम पर भी इंडिया को चूज किया, तो वो तो अभी भी पाकिस्तान में है ही और वो अभी भी इंडिया में ही है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि इस वजह से मुस्लिम कम्युनिटी को उन्होंने जो है अलाउड नहीं किया। अभी इस पॉइंट पे और भी डिस्कशन करेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स पे, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन भी दी गई। एक्सेप्शन क्या दी गई, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो अमेंडमेंट है इलीगल माइग्रेंट्स की, ये ट्राइबल एरियाज पे जो 6 शेड्यूल में आपकी स्टेट्स फॉल करती है इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, ठीक है जी। ये जो है आपकी एक्सेप्शन यहां पर किसी भी तरीके से अप्लाई नहीं होगी, बट ये इतना न्यूज में था भी नहीं, ठीक है, ये इतना न्यूज में था भी नहीं, तो एक्सेप्शन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। आगे सुनो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दीज कंट्री विद स्टेट रिलीजन्स led to persecution and fear among minorities। अब सीधी सी बात है, अगर कोई एक फैमिली, एक परिवार, चाहे वो छोटा हो, मीडियम साइज हो या बड़ा हो, अगर एक देश से दूसरे देश में जा रहा है तो कुछ तो सीन होगा ना, कुछ तो इश्यूज होंगे। तो जब वो उन इश्यूज को एड्रेस किया गया तो पता लगा कि यहां पे जो है बहुत ज्यादा डर है और लेड टू परसिक्यूशन की, मतलब उनका वहां पे, जिसको सिंपल भाषा में कहें,
रहना दुश्वार हो रखा है, इस वजह से वो इंडिया को चूज कर रहे हैं। ठीक है जी। अब ये अमेंडमेंट क्या प्रोवाइड करती है? लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज। जब आप इंडिया की हिस्ट्री भी देखते हैं तो आई थिंक एज एन इंडियन आपको भी इस बात पे प्राउड करना चाहिए, मैं तो करता ही हूं कि एज एन इंडिया, जब आप इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हो तो हमारे देश में जो भी आया, ठीक है, इंक्लूडिंग ब्रिटिशर्स, मुगल्स एंड सो ऑन, जो भी आया, वी ऑलवेज वेलकम देम। वेलकम कह लो, या हमने कभी भी उस तरीके से रिटेलिएट नहीं किया। दैट्स अवर, वो जो टॉलरेंस वाली हिस्ट्री है ना, वो है। ठीक है कि ठीक है, हम रह रहे हैं, ये भी रह लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस अंडर, अभी आर्टिकल 14 पे भी बात करेंगे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है, कुछ कहते हैं आर्टिकल 14 यहां पे वायलेशन इस अमेंडमेंट में नहीं हुआ है। तो दोनों तरफ की बातें हैं। अब मैं बताता हूं कि जो इतना भी मैंने आपको लॉ बताया, अब इसको कुछ लोग सपोर्ट करते हैं कि भाई बहुत ठीक है, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में हैं। अब वो अगेंस्ट में है, उनके क्या पॉइंट्स आते हैं, जो सपोर्ट में है उनके क्या पॉइंट्स आते हैं, उनके पॉइंट्स सुनिए। पहले बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स इन अगेंस्ट। एक सेकेंड। हाँ, ये आपके आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर हैं। ठीक है, सुनिएगा। अगर आपका आर्ग्यूमेंट आता है कि सर यहां पे आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, क्यों वायलेशन हो रहा है? क्योंकि आपने सबको अलाउड किया, मुस्लिम्स को अलाउड नहीं किया, तो इस वजह से ये आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, राइट टू इक्वालिटी। अब आंसर, जो इसको सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं नहीं, ये आर्टिकल 14 के अगेंस्ट नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि जब आप आर्टिकल 14 पढ़ने जाते हो, वहां पे आपको देखने को मिलता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन। याद आया? मतलब जिन्होंने पढ़ा होगा बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा अभी पढ़ेंगे आर्टिकल 14 में। रीजनेबल क्लासिफिकेशंस मतलब आप मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को एक कैटेगरी में कैसे रख सकते हो। जैसे अब अगर मैं इंडिया की भी बात करूं तो हमारे यहाँ भी है ना जनरल कैटेगरी। अब मैं जनरल कैटेगरी को क्या किसी रिजर्व कैटेगरी के साथ एक साथ रख सकता हूं? आंसर इज नो। तो उसी तरीके से क्या आप मेजॉरिटी को और माइनॉरिटी को एक साथ रख सकते हो? आंसर इज नो। तो इसका मतलब ये आर्टिकल 14 को कंप्लीटली सपोर्ट करता है। दूसरा सुनिएगा, जब हम बात करते हैं आर्टिकल इसकी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की, तो इस अमेंडमेंट में कुछ भी गलत हम नहीं कर रहे हैं। वो लोग ऑलरेडी इलीगली यहां पर रह रहे हैं, तो अब अगर हम उनको ये पाथवे देंगे तो इससे और चीजें बेटर ही होंगी। इसमें एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन ये भी रखा गया, जो कि अगेन क्रेडिट गोज टू व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। बहुत जब ये अब तो इतना न्यूज में नहीं है, लेकिन जब ये न्यूज में था तो शायद आपके भी सामने ये न्यूज आई हो कि इस तरीके के व्हाट्सएप, इस तरह के रूमर्स भी फैलाए गए कि जो ऑलरेडी मुस्लिम्स हैं इंडिया में उनकी सिटीजनशिप ली जा रही है, जिसका कि इस अमेंडमेंट एक्ट से कुछ भी लेना देना नहीं है। जो इंडिया के मुस्लिम्स हैं, ठीक है, उसका इस अमेंडमेंट के से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बट दोज वर ऑल रूमर्स। तीसरा, जब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की, जो कि बात करता है राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ में हमारी लाइफ आती है डिग्निफाइड लाइफ। ठीक है, तो जीते तो जानवर भी हैं लेकिन जीते इंसान भी हैं। तो जी कौन रहा है? तो वो जो डिग्निफाइड लाइफ है वो ह्यूमंस के लिए है। तो उसी तरीके से उनकी लाइफ को डिग्निफाइड लाइफ बनाने के लिए हमने ये दरवाजे ओपन किए हैं। अब आते हैं इसके क्रिटिसिज्म पे, कि अब जो क्रिटिसाइज इसको करते हैं कि ये तो गलत है भाई, अब वो गलत में क्या पॉइंट्स रखते हैं, सुनिएगा। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट गलत पॉइंट ये आता है कि ठीक है, अगर आप ये कहते हो कि हमने माइनॉरिटीज के बेसिस पे इनको हम अलाउड कर रहे हैं, तो माइनॉरिटीज के ही बेसिस में मुस्लिम्स में भी
अलग अलग बाइफर्केशंस होती हैं, जैसे कि कुछ यहाँ पे लिखी भी हैं। कहाँ है? अहमदियाज, ये देखिए, अहमदियाज, हजरास। अब ये है मुस्लिम्स ही, लेकिन जैसे मैं आपको और सिंपल एग्जांपल देता हूं, मुस्लिम्स में भी एक मेजर क्लासिफिकेशन आता है शिया और सुन्नी का। अब आप जब वर्ल्ड उसमें पढ़ेंगे, वर्ल्ड अफेयर्स में, ईरान, इराक एंड सो ऑन, तो वहां पे शिया सुन्नी के बीच में भी एक लड़ाई है। ठीक है, कि शियाज बिलीव कि हम सही बड़े मुस्लिम्स हैं या सही मुस्लिम्स हैं। ठीक है, सुन्नीज बिलीव नहीं, हम सही मुस्लिम्स हैं, एंड सो ऑन। तो वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है। तो अब यहां पे क्रिटिसिज्म में एक पॉइंट बोला जाता है कि भाई मुस्लिम्स के अंदर भी तो कुछ माइनॉरिटीज हैं, आप उनको अलाउड कर दीजिए। आप माइनॉरिटीज को अलाउड कर रहे हैं ना, तो मुस्लिम्स के अंदर भी जो माइनॉरिटीज है, जैसे कि एग्जांपल यहां पे दिया, अहमदियाज, हजराज और रोहिंग्यास, तो आपने बहुत सुना होगा, न्यूज में भी बहुत रहा था। तो रोहिंग्यास, तो ये भी मुस्लिम्स ही है, लेकिन ये मुस्लिम्स के अंदर भी जो कैटेगरी बन रही है उसके वो है, क्या कहते हैं, माइनॉरिटीज है। तो आप इनको क्यों नहीं अलाउ कर रहे हो? ये सबसे पहला क्रिटिसिज्म आता है। ठीक है, दूसरा क्रिटिसिज्म आता है कि भाई अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो सपोर्ट करते हैं वो तो कह रहे हैं आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं हुआ है, लेकिन जो इसका क्रिटिसिज्म करते हैं वो कहते हैं नहीं जी, यहां पर तो आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, बिल्कुल खुले में हो रहा है। अब आर्टिकल 14 मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, तो आई होप कि एक बार आर्टिकल 14 में पढ़ा दूंगा तो आप ज्यादा बेटर पोजीशन में होंगे ये जानने के कि भाई आर्टिकल 14 का हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट, यहां पे ना एक डेट दी हुई है, दिसंबर 31, 2014। अब जो क्रिटिसाइज करते हैं वो ये कहते हैं कि ये तारीख का क्या सीन है, विच मीन्स कि अब आप मुझसे, अगर आप एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मुझसे ही पूछने लग जाओ कि सर ये डेट से पहले वाले क्यों, बाद वालों का क्या? ठीक है, आज की तारीख में अगर कोई आ जाए इन्हीं में से तो उसका क्या? तो ये इस पर्टिकुलर डेट की जब आप रीजनिंग ढूंढने को जाएंगे गूगल वगैरह पे या जैसे भी एक्ट में पढ़ के, तो कहीं पर भी आपको इस डेट के पीछे की रीजनिंग देखने को नहीं मिलती है। तो वो कहते हैं इसका रैशनल तो होना चाहिए, कोई रीजनिंग होनी चाहिए कि भाई आपने किस बेसिस पर ये डेट को जो है फाइनल किया है। ठीक है, तो ये आपके आ जाते हैं जी क्रिटिसिज्म में। डन। तो नाउ अब आप शायद अपना बेटर डिसीजन बना सकते हैं कि भाई आपको क्या लगता है। आप इसको फेवर भी कर सकते हैं, आप इसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, दैट इज कंप्लीटली ऑन यू। लेकिन आप जो भी करें, आपके पास अपने रीजंस होने चाहिए जब आप एग्जाम में इसका आंसर लिखेंगे कि भाई दीज आर माय रीजंस। ठीक है, नाउ एनीथिंग विच इज नॉट क्लियर टू यू? अब आप सवाल पूछ लीजिए एक एक करके। अब मैं कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, तो जो लीव करना चाहते हैं वो लीव कर सकते हैं, जो सवाल पूछना चाहते हैं वो सवाल पूछ सकते हैं। कोमल, आपने एक स्टेटमेंट लिखी है, इफ देर इज अ लॉ देर इज नो लॉजिक। नहीं, ये आई थिंक आपने या तो कुछ और लिखना चाह रहे थे या स्टेटमेंट गलत लिखी है। इफ देर इज अ लॉ देर इज ऑलवेज अ लॉजिक, देर इज ऑलवेज अ रीजनिंग, देर इज ऑलवेज अ कॉमन सेंस इन्वॉल्व। लॉ के पीछे हमेशा रीजनिंग होती है, ऐसे ही लॉ नहीं बनता है कोई भी। ठीक है, सर सुदेशा मुखर्जी आपका क्वेश्चन आया, सर इन आर्टिकल 8 द पर्सन इन क्वेश्चन शुड द पर्सन बी बॉर्न इन इंडिया। वो रिक्वायरमेंट है ही नहीं। आप जब आर्टिकल 8 पढ़ते हैं तो वो बॉर्न इन इंडिया वगैरह कुछ वहां पे लिखा ही नहीं हुआ है, इसीलिए तो आई थिंक वो नॉट विद स्टैंडिंग लिखा हुआ है वहां पे। ठीक है, तो वो रिक्वायरमेंट है ही नहीं वहां पे। चलिए, ऑल क्लियर तो बहुत बढ़िया, जिनका ऑल क्लियर है। हाँ जी, अजमल अशरफ खान जी, अब आप लीव करना चाहें तो लीव कर सकते हैं। ठीक है, माय गॉड साहिल, पूरा लेक्चर हो गया, अभी तो आप कह रहे हैं वॉइस इज नॉट क्लियर। आप देखो, मैं अगेन आई कैन अंडरस्टैंड, अगर वॉइस क्लियर नहीं होगी तो एक डिस्टरबेंस अगर आती रहेगी तो वो ना डिस्ट्रैक्ट भी करती है, क्योंकि आप फोकस करने की कोशिश कर रहे होगे। मेरा एक सजेशन है,
जिसको वॉइस का इश्यू आया, आप इसकी एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा प्लीज, मतलब, और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं अब इसमें मतलब क्या ही कर सकता हूं। ठीक है, भाग्यश्री एक्सेप्शन है कि जो ट्राइबल एरियाज है ना, उनमें उनके वो शेड्यूल उसमें फॉल करते हैं, शेड्यूल 6 में। तो शेड्यूल 6 के लिए लॉ नहीं बनाया जा सकता है। जो CAA है, अगर आपको शेड्यूल 6 में अमेंडमेंट करनी है, उनमें अगर आपको जो आपकी स्टेट्स लिखी हुई है एक्सेप्शन में अलाउड करवाना है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा वो। ठीक है, बाकी आपने क्योंकि सवाल पूछा है तो मैं भी आपको एक और पॉइंट एक्स्ट्रा बता देता हूं। रिसेंटली ना लद्दाख में एक फास्ट चल रहा था, वो पढ़िएगा, वो फास्ट उसीलिए चल रहा था कि हमें 6 शेड्यूल में ऐड कर दो। ठीक है, ताकि बाहर का कोई एंट्री यहाँ पे एंट्री ना हो पाए लोगों की। ठीक है जी, मयंक स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं, अगर आप ऑडियो पर क्वेश्चन पूछेंगे ना तो इश्यू हो जाएगा। आप अच्छा स्टूडेंट्स, एक बार वेट, लीव करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं आपके लिए। आपको अगर ऑडियो, क्योंकि हो सकता है, मैं समझ सकता हूं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप पूरा ना एक्सप्रेस करना चाहते हो और वो लिखने में वो क्वेश्चन उतने अच्छे से फील नहीं आ पाएगी। तो आप अपने ऑडियो क्वेश्चंस अगर कोई है, या कोई भी क्वेश्चन है आपका जो कि शायद क्लास में अगर रिजॉल्व नहीं हो पाता है, तो आप अपने क्वेश्चन यहां पर भेज सकते हैं। दिस इज माय टेलीग्राम आईडी, आप स्कैन भी कर सकते हैं और यहां से भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, ये आपकी डिस्क्रिप्शन है, इफ यू वांट टू ज्वाइन और इफ यू डोंट वांट टू ज्वाइन। ठीक है, दिस इज बेसिकली फॉर द पर्पज ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन। अगर मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन होती है इन रिलेशन टू एग्जाम रिजल्ट और कुछ भी, तो वो मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ऑडियो क्वेश्चंस आप यहाँ पे भेज दीजिए। अगर मैं यहाँ पे ऑडियो क्वेश्चन लूंगा तो स्टूडेंट्स टाइम ना बहुत ज्यादा, फिर मैं बाकियों के साथ वो फिर आर्टिकल 14 का वोलेशन हो जाएगा। ठीक है, टू सम एक्सटेंट कॉम्प्लिकेटेड है चंचल, जितना हमने पढ़ना है ना उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, विभा, इसके लिए तो आपको एम्बेसी के लॉज, जो कंसर्न्ड लॉज होते हैं वो चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, ये आंसर तो वहीं से मिल पाएगा। दिस इज सब्जेक्ट टू रिसर्च कि एम्बेसीज पर कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है एज पर टू इंटरनेशनल लॉज, जो भी आई थिंक एक कॉमन ही होगा, वहां से आपको आंसर मिलेगा। तो कोई IFS आपको ज्यादा बेटर आंसर कर पाएगा इस क्वेश्चन पे। ठीक है, कि कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है और कितने साल तक रह सकता है। जानवी सर, मेंस में प्रोवाइजो और एक्सप्लेनेशन लोखाना पड़ता है कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल, प्रोवाइजो भी लिखना होता है, एक्सप्लेनेशन भी लिखनी होती है जानवी। ठीक है, यू आर वेलकम शालिनी। नम्रता सर, आर्टिकल 5 टेरिटरी ऑफ इंडिया में अनडिवाइडेड इंडिया आता है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पाकिस्तान को थोड़ी ना इंक्लूड कर लेंगे नम्रताश। ठीक है, शिवानी, आई थिंक लेस देन 5 ईयर अलाउ है 2019 होने के बेसिस पर 5 ईयर होंगे, इसलिए शिवानी, इसका ना मुझे जो आपने रीजनिंग लिखी है, आई कान, मैंने जैसा कि मैंने बताया, मुझे कोई रीजनिंग नहीं मिली है, तो जो आप बोल रहे हैं आई कांट मतलब कंफर्म अनलेस एंड अनटिल वो कोई एक वैलिड सोर्स के थ्रू आए कि भाई हाँ ये रीजनिंग है। ठीक है, हाँ जी सीतू, आपको हिंदी में इसके नोट्स मिलेंगे। ठीक है, नितिन, आपका सवाल नहीं समझाऊं मैं, आपने लिखा है मिंग्यास खोज होते हैं, मैं सवाल नहीं समझाऊं, इसको रीफ्रेस कर दीजिए, क्या है? प्रीति जी, ये सवाल आप अपने मेंटर से प्लीज एक बार पूछिएगा कि BNS कौन पढ़ाएगा, आई हैव नो आइडिया। RJS में अभी तक तो ओल्ड लॉज ही आ रहे हैं सपना सर।
एनी कंट्री हैव फेडरल स्ट्रक्चर विल एनी पर्सन कैन टेक टू। नहीं नहीं नहीं, फेडरल स्ट्रक्चर का ये अदनान ये मतलब नहीं होता है कि फेडरल स्ट्रक्चर में जो है टू सिटीजनशिप आ जाती है, नहीं। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि पावर एक अथॉरिटी के पास नहीं है। जैसे मान लो इंडिया में अगर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही होती, आप दुनिया इंडिया के किसी भी कोने में रह रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ही आपका सारा कुछ करेगी, जो भी लॉज बनाना, इंप्लीमेंट करना, सब कुछ। स्टेट गवर्नमेंट का रोल ही नहीं है कोई, स्टेट इलेक्शंस ही नहीं होते, स्टेट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर होता ही नहीं। तब हम कहते कि हाँ भाई, तो इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। सर किसी भी कंट्री की, ये तो मैंने आंसर कर दिया। सुदेशा मुखर्जी, आर्टिकल 8 मैं एक बार पढ़ लेता हूं। ये देखो सुदेशा, आपका आंसर ना यहीं पे मिल जाता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5। तो जो आर्टिकल 5 में बॉर्न, पेरेंट्स, उनसे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग अगर आप सिटीजन नहीं भी हो तो यहां पर आप सिटीजन हो सकते हो। यहां पे क्या चाहिए, आपके पेरेंट्स का या ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म और आपने रजिस्टर्ड कराया हो, ठीक है। चलिए जी, नहीं नहीं नहीं, सिटीजनशिप एक्ट 1955 नहीं पढ़ेंगे हम नम्रताश। स्वीटी, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, बहुत बढ़िया। आर्टिकल 8 में जस्ट कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, यस यस स्वीटी, करेक्ट। विनय, प्रोटेस्ट डन बाय ओरिजिनल, हाँ जी, उसी के बारे में मैं एग्जांपल दे रहा था विनय। लद्दाख के वो जो स्टेटहुड की डिमांड कर रहे थे, वो वही कह रहे थे। मतलब आप उस केस को पढ़ेंगे तो यू विल रिलेट टू दैट कि हाँ भाई ये क्या चल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब आपका ये लद्दाख वाला जो, क्योंकि न्यूज में भी बहुत रहा है, तो हो सकता है अपकमिंग एग्जाम में भी आपको इसके बारे में आ जाए। तो जो भी रिसेंटली आप 6 महीने 1 साल में एग्जाम देने वाले हो, तो ये लद्दाख का होमवर्क लिख लो। लद्दाख का पूरा केस आपको समझ में आना चाहिए कि प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, क्यों वो स्टेटहुड मांग रहे हैं, क्यों वो शेड्यूल में ऐड होना चाहते हैं, उससे क्या बेनिफिट हो जाए, तो अभी कौन कौन से उनको नुकसान हो रहे हैं एंड सो ऑन, ठीक है। सर इन आर्टिकल 12 लोकल अथॉरिटी और सम अदर अथॉरिटीज, नहीं अदनान, शायद आपने उल्टा सुन लिया होगा। एंड का मतलब होता है दोनों, ठीक है। और एंड का मतलब होता है हिंदी में AND, एंड का मतलब होता है और। संदीप एंड अदनान, ठीक है। तो संदीप और अदनान दोनों को जाना पड़ेगा। संदीप और अदनान, तो मतलब आइदर संदीप और अदनान, ठीक है। दीपनिता सिंह, इसमें सिटीजनशिप एक्ट को रेफर करना पड़ेगा, और उसमें अगर कोई आपको लॉ मिल जाता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आप वाले केस में दीपनिता सिंह तो वही आएगा। सिटीजनशिप एक्ट को एक बार खोल के अच्छे से पढ़िए और उसमें देखिए कि क्या आंसर है, ठीक है। आरजेएस प्री के लिए कोई बुक नहीं होती है, MCQ के लिए आप बुक्स ले सकते हो।
प्री के लिए रेफर बेयर एक्ट्स, दैट्स इट। दो ही चीजें कीजिए नंदिनी, एक बेयर एक्ट और एक एमसीक्यूज, ठीक है। ओके यश, मैंने आपका पॉइंट पढ़ लिया है। सर कैन वी से दैट एमडीआर एंड हजारा आर नॉट बिकॉज़ पॉलीगॉन, ये पॉइंट भी हो सकता है मयंक, कह सकते हैं आप अपने आर्गुमेंट्स में। नम्रताश, टेरिटरी ऑफ इंडिया का यहां पे मतलब है आपकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। ठीक है, चलिए आई थिंक आई हैव आंसर्ड एवरीवन। अदनान, जब वो आर्टिकल 12 करेंगे देन वी विल कवर, ठीक है। कैन यू से सर थ्रू डिसेंट वन कैन गेट सिटीजनशिप? सुदेशा, जो आर्टिकल 8 है ना, उसमें आप देखिए जस्ट सैंग्विन प्रिंसिपल को ही फॉलो किया गया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और जवाहरलाल नेहरू जी ने भी इसको क्रिटिसाइज किया था कि इसको फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है। बट आप आर्टिकल 8 देखिए, उसमें किया जा रहा है, ठीक है। सिया सर 26 नवंबर 19 में जो एरिया टेरिटरी ऑफ इंडिया में नहीं आता था, वो एरिया बाद के लिए या प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होगा ना, बिकॉज द आर्टिकल इज वेरी स्पेसिफिक अबाउट द डेट, कि किस डेट में जो एरियाज है वही टेरिटरी में आएंगे। सिया, जब आप आर्टिकल 5 पढ़ते हैं ना, ठीक है, जब आप आर्टिकल 6 पढ़ते हैं तो ये कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही बात करते हैं। आज के दिन अगर मेरे को देखना होगा कि अगर मान लीजिए आज मेरे को आकर कोई बोलता है, ठीक है, एक मिस्टर ए, कि भैया मेरे को ये बता दो कि सिटीजन ऑफ इंडिया कैसे बनते हैं, या क्या मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूं या नहीं हूं, ठीक है, तो मैं उसको आर्टिकल 5 नहीं दिखाऊंगा, मैं उसको सिटीजनशिप एक्ट ही दिखाऊंगा, ठीक है जी। आप ठीक है, तो आपके उस वो जो 26 नवंबर 1949 की टेरिटरी है ना, वो ऑब्वियसली दैट विल नॉट वर्क हियर। विभा, ये आपके जो है एक तरीके से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आप करके समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जहां पर आपको रजिस्टर कराना होता है, दैट्स इट, ठीक है। या फिर इसकी जगह आप वो भी एम्बेसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जो भी आपकी एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी है उस कंट्री में, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ठीक है। चलिए, आई थिंक इट्स टाइम एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, पीस।